नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन प्रश्नों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं हमारे पीछे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग अपने क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो क्लास आप पीछे देख रहे हैं ये हमारा 23 नंबर का क्लास है। 1 से लेकर के 23 नंबर का क्लास जो है यूट्यूब चैनल जीएस बाय आकाश पे अपलोड है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्लास है। इसमें सारी चीजों को डिटेल से बताया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के क्लास में हम लोग 24 नंबर के क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा हमारा 24 नंबर का क्लास। तो पहला प्रश्न कह रहा है, ये 24 नंबर का क्लास है और पहला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है। तो इंडियन मिलिट्री अकादमी के बारे में बात कर रहा है। तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? ये देहरादून में स्थित है। देहरादून आप सभी जानते हैं। देहरादून कहाँ पे है? ये देहरादून में स्थित है और देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उसके अलावा इस तरह से अकादमी के बारे में पूछता है कि फला अकादमी कहाँ पे स्थित है। तो जैसे इंडियन मिलिट्री अकादमी की बात करें तो ये देहरादून में है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे है तो आप लोग क्या बताएंगे? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। तो इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है कि ये कहाँ पे है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के बारे में ध्यान रखेंगे, ये खड़गवासला में है। और खड़गवासला कहाँ पे पड़ता है? ये महाराष्ट्र पुणे में पड़ता है। कहाँ पे? पुणे में पड़ता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे कुछ और पूछे कि भारत का जो संगीत नाटक अकादमी है वो कहाँ पे स्थित है? संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी, सबसे पहले तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1953 में। अगर आपसे पूछे कि ये संगीत नाटक अकादमी ये स्थित कहाँ पे है तो आप लोग कहाँ पे बताएंगे? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले ये कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। इसके अलावा ये क्या कार्य करता है? ये पूछता है कि संगीत नाटक अकादमी का कार्य क्या कार्य है इसका। तो ये भारत में नाटक कला संगीत को बढ़ावा देता है। तो इसका क्या काम क्या है? इसको नृत्य नाटक और संगीत को क्या करता है? संगीत को ये बढ़ावा देता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। संगीत को बढ़ावा देता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं। इसी क्लास में इस प्रश्न को रिवीजन भी करेंगे। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी आप लोग नहीं भूलेंगे, देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में। इसी तरह से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के बारे में पूछे तो खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला कहाँ पे? पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। उसके अलावा संगीत नाटक अकादमी की बात करें जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, स्थित है नई दिल्ली में। उसके अलावा ये कार्य क्या करता है? तो ये भारत में नृत्य नाटक संगीत को बढ़ावा देता है। ये संगीत नाटक अकादमी वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा जाता है कहां पे स्थित है? तो दिल्ली में। और स्थापना कब हुआ था? 1953 में। उसके अलावा ये भी पूछा गया है कि इसका कार्य क्या है। तो भारत में नृत्य नाटक संगीत को ये बढ़ावा देता है। आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह मारते होंगे तो ये सभी प्रश्न आपको मिलते होंगे। अगला प्रश्न कि डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध अगर पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले डेविस कप पूछे या फिर होपमैन कप, ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। होपमैन कप ये दोनों किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कुछ ये कप भी पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है। कुछ शब्द पूछे जाते हैं, जैसे शब्द हमारे पास क्या है? अगर आपसे पूछ ले कि डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट जो क्या बोलते हैं शब्द है ये भी किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि टेनिस के परिसर को क्या कहते हैं तो टेनिस के जो परिसर होते हैं टेनिस के परिसर को क्या बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि टेनिस के परिसर को क्या बोलते हैं। तो वो
टेनिस के परिसर को कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। और लॉन टेनिस की बात कर लें, लॉन टेनिस, या फिर ये भी पूछा जाता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, लॉन टेनिस या फिर टेबल टेनिस। अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या प्रति टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो इतनी सारी बातें आप लोग इस खेल से, टेनिस से आप लोग याद रखेंगे। क्या क्या हमने बताया टेनिस से? तो देखिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो वो टेनिस से है, डेविस कप का संबंध। जबकि होपमैन कप का संबंध भी आप लोग ध्यान रखेंगे, टेनिस से है। और शब्द कुछ हैं जैसे डबल फॉल्ट, टेबल टेनिस। डबल फॉल्ट ये शब्द किसका है? डबल फॉल्ट का संबंध टेनिस से है। कोर्ट का संबंध पूछ ले तो भी टेनिस से है। टेनिस के परिसर को क्या कहते हैं? तो कोर्ट कहते हैं। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉन टेनिस की बात करें या फिर टेबल टेनिस की बात करें, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2। एक तो होता है आपका लोकसभा, लोकसभा हो गया आपका, और दूसरा कौन सा हो गया? राज्यसभा। तो 2 सदन होते हैं। अब राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है, जिसे क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे राज्यसभा के बारे में कुछ चर्चा देख लेते हैं। राज्यसभा के बारे में कुछ, इसे राज्यसभा भी बोलते हैं, इसे संसद का द्वितीय सदन भी बोलते हैं, इसे संसद का कौन सा सदन बोलते हैं? द्वितीय सदन भी बोलते हैं, और इसे संसद का अस्थायी सदन भी बोलते हैं। कैसा सदन? अस्थायी सदन, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, तो इस वजह से इसे अस्थायी सदन बोलते हैं। जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे अस्थायी सदन, द्वितीय सदन, और फिर कौन सा सदन बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आगे कह रहा है, फिर आगे आपको क्या याद रखना है राज्यसभा के बारे में? अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में, अगर आपसे पूछे राज्यसभा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 80 में है राज्यसभा। ठीक, तो अगर आपसे पूछ ले, अब अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्यों को किया जाता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो संसद का जो उच्च सदन है उसे राज्यसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यसभा, या फिर इसे द्वितीय सदन भी बोलते हैं, और इसे अस्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में उल्लेख है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कितने सदस्यों को करते हैं? तो राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक, अब संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। अगर संसद के अंग पूछे तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको पीडीएफ वहां पर मिलेगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये अपने पद पे रहता है 65 वर्ष तक, जबकि इनकी आयु 65 वर्ष तक नहीं हो जाती, तब तक ये अपने पद पे रह सकते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर लें। अगर आपसे पूछे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। कौन? इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये एग्जाम में पूछा गया है। और इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति को शपथ ये दिलाते हैं, और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। तो दोनों लोग आपस में शपथ दिलाते हैं, तो इनको शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 2,80,000 रुपए इनका वेतन होता है। कितना होता है? 2,80,000 रुपए ये इनका वेतन होता है। सुप्रीम जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, इसमें तदर्थ न्यायाधीश भी बनाए जाते हैं, तदर्थ न्यायाधीश भी बनाए जाते हैं। और तदर्थ न्यायाधीश के बारे में क्या पूछा जाता है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, कौन नियुक्ति इनकी करता है? तो यहाँ पे नोट करेंगे हम लोग, तदर्थ न्यायाधीश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति पे कौन करता है? राष्ट्रपति के अनुमति पर इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुमति पर
मुख्य न्यायाधीश करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के अनुमति पे मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है, तो 65 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। और वेतन कितना होता है इनका? तो वेतन की बात करें तो 2,80,000 रुपए इनका वेतन होता है। अब जबकि संसद में क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश भी होते हैं, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो तदर्थ न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमति पे कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति से पूछ करके मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। पंचतंत्र, देखिए अब आपके एग्जाम में किताबों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पुराने और अहम किताबें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती हैं बार बार, उन सभी किताबों को पढ़ने वाले। जैसे पंचतंत्र के लेखक के बारे में पढ़े, आपसे पूछे पंचतंत्र के लेखक के बारे में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। अगर आपसे पूछ ले कि रजत रंगनी के लेखक, अब कुछ पुस्तकों के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। रजत रंगनी की पुस्तक के लेखक के बारे में पूछे तो इसके लेखक है कल्हड़। कौन है? रजत रंगनी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो अश्व घोष है। बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? अश्व घोष है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आमुक्त माल्यदा के लेखक यहां पे लिख लेते हैं। आमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कृष्ण देव राय। कौन है? कृष्ण देव राय अमुक्त माल्यदा के लेखक हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब कल्पसूत्र एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कल्पसूत्र इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। भद्रबाहु कल्पसूत्र के लेखक हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपसे पूछेगा पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। रजत रंगनी के लेखक पूछ ले तो कल्हड़ बताएंगे, और बुद्ध चरित के लेखक पूछ ले तो अश्व घोष बताएंगे। आमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? कृष्ण देव राय हैं। और कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु हैं कल्पसूत्र के लेखक। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो देखिए पंचशील समझौता की बात करें तो ये 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, और ये भारत और चीन के बीच में हुआ था। भारत एंड चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। अब आगे बात कर लेते हैं। ये समझौता तो आप लोग समझ चुके हैं। अब कुछ चीजें बात कर लेते हैं चीन के बारे में। चीन के बारे में स्टैटिक प्रश्न कुछ याद रख लेते हैं। जैसे हमारा पड़ोसी कंट्री है, तो इसके बारे में ज्ञात होना बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछे कि चीन के बारे में, तो इसकी मुद्रा क्या है? तो युआन पुरानी मुद्रा है। चीन की पुरानी मुद्रा है युआन, और वर्तमान में इसकी मुद्रा हो गई है रेनमीबी। क्या है? रेनमीबी। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रेनमीबी भी चीन की मुद्रा है। अगर आपसे पूछे कि चीन की राजधानी कहाँ पे है, चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है चीन की राजधानी। कहाँ पे है? बीजिंग है चीन की राजधानी। चीन के संसद का नाम बताइए आप लोग। अगर आपसे पूछे कि चीन के संसद का नाम बताइए, संसद, चीन के संसद का क्या नाम है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस इसकी संसद का नाम है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन के संसद का नाम है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो चीन की भाषा यहाँ पे चीनी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी बोली जाती है। और चीन के चक्रवात को क्या कहते हैं? चीन के चक्रवात को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे टाइफून नामक चक्रवात आती है। क्या आती? कौन सी चक्रवात आती? टाइफून नामक चक्रवात आती है। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पंचशील समझौता 1956 में हुआ था, और भारत और चीन के बीच में हुआ था। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। अब चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि चीन की मुद्रा क्या है, तो युआन या फिर रेनमीबी इसकी मुद्रा क्या है? युआन और रेनमीबी। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है चीन की राजधानी। अगर आपसे पूछ ले कि वहां पे चीन के संसद का क्या नाम है, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन के संसद का नाम है। और चीन की भाषा कौन सी? चीनी भाषा है। चक्रवात कौन सी? यहाँ पे टाइफून नामक चक्रवात चीन में आती है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। तो माउंट एवरेस्ट पर ऐसे लिखिए, चढ़ने वाली,
माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम है क्या? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो आप लोग बताएंगे कौन है? बछेंद्री पाल है। कौन है? बछेंद्री पाल है। ये आप लोग समझ चुके हैं कौन है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? तो बछेंद्री पाल। अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो इनका नाम है अवतार सिंह चीमा। क्या नाम है? अवतार सिंह चीमा। तो महिला और फिर पुरुष दोनों को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। तो भारत की ये दोनों पूछ रहे हैं। अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो आप लोग बछेंद्री पाल बताएंगे, अगर पहली भारतीय पुरुष पूछे तो अवतार सिंह चीमा बताएंगे। ठीक, तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले भारतीय पुरुष। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो इनका नाम आप लोग बखूबी जानते हैं, जरूर जानते हैं, हमने कई बार बताया। तो इनका नाम है क्या? संतोष यादव। क्या? संतोष यादव। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं फिर से कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल है। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? अवतार सिंह चीमा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नेपाल के लोग सागर माथा, तिब्बत के लोग इसे चीमोलिंगमा कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट एवरेस्ट की क्या बोलते हैं, हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुस्तक है क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछे कि इनकी एक और पुस्तक है, अगर आपसे पूछ ले कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइड, ये पुस्तक किसकी है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी पुस्तक किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, इनका फेमस नारा क्या है? यहां पे लिख लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इनका एक फेमस नारा है, नारा क्या इनका फेमस है? आराम हराम है का नारा अगर आपसे पूछ ले किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? ये नारा दिए थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति जो बनाया गया था, संघ संविधान समिति, इसके क्या थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनको भारत रत्न कब मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को? ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनको भारत रत्न से आगे चलकर सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1955 में दिया गया था। 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांति वन में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। नारा क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू की? तो ये भी पूछा जाता है। आराम हराम है का नारा दिया था इन्होंने। और भारत रत्न इन्हें कब मिला था? 1955 में। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि जो है 1809 में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में। अब अमृतसर के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये संधि के बारे में पहले देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि अमृतसर की संधि ये किसके बीच में हुई थी, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अंग्रेज और राणा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। अंग्रेज और राणा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे अमृतसर की संधि के बारे में। अब अमृतसर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास ने, सिखों के गुरु थे गुरु रामदास ने, इन्होंने किया था
गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। अब क्या देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि ये अमृतसर स्थित कहाँ पे है, तो अमृतसर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि एक कांड हुआ था यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 की घटना है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, तो ये बातें सारी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में स्थित है। ठीक, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अमृतसर की संधि कब हुई थी, 1809 में हुई थी। अंग्रेज और राणा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। किसके बीच में, राणा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में। और अमृतसर की बात करें तो स्थित कहाँ पे है, पंजाब में है। अमृतसर की स्थापना किसने किया, गुरु रामदास ने किया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना यहीं अमृतसर पंजाब में हुई थी। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो देखिए कलाकार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, या फिर ये कलाकार किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, या फिर ये किस घराने से संबंधित है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर ये कलाकार किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। जैसे पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये बांसुरी बजाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, बांसुरी। इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ महान पुरुष है और वो कुछ ना कुछ किसी न किसी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे बिस्मिल्लाह खान का संबंध अगर आपसे पूछे, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये शहनाई बजाते हैं। क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि टी.एन. कृष्णन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, टी.एन. कृष्णन, तो ये वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं, टी.एन. कृष्णन की बात करें तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं। अगर आपसे पूछे कि पाल घाट मणि अय्यर, पाल घाट मणि अय्यर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये मृदंगम बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, मृदंगम बजाते हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी दोनों संतूर बजाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा एंड भजन सुपारी, ये दोनों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये दोनों संतूर बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, संतूर। ठीक, तो ये वाद्य यंत्र थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं, पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं, जबकि बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो ये शहनाई से संबंधित है, एग्जाम में जीडी वाले एग्जाम में पूछा गया था। और टी.एन. कृष्णन, ये भी जीडी के एग्जाम में पूछा गया, वायलिन बजाते हैं। पाल घाट मणि अय्यर ये मृदंगम बजाते हैं। और बात कर लेते हैं शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, ये दोनों संतूर बजाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, संतूर। नीति आयोग को क्या कहते हैं, तो नीति आयोग को जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भारत सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नीति आयोग के भारत सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, तो नीति आयोग के पुराना नाम की बात करें तो योजना आयोग था। क्या नाम था इसका पुराना नाम, योजना आयोग नीति आयोग का पुराना नाम था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं। जो तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक, तो इसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री वर्तमान समय में हमारे कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, या फिर नीति आयोग के सीईओ कौन है, या फिर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं आपके कौन है, सुमन बेरी। कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सुमन बेरी हैं। और इसके सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। और नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। आइए चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि नीति आयोग को क्या कहते हैं, इसे सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिंक टैंक बोलते हैं। और
नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। तो देखिए नीति आयोग का दो नाम, एक तो नीति आयोग हो गया, एक पुराना नाम जो योजना आयोग है, और एक थिंक टैंक इसे बोलते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? स्टैटिक से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूएनडीपी की मुख्यालय जो है ये है कहाँ पे? यूएनडीपी की बात कर रहा है ना, तो ये आपके न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? यूएनडीपी की मुख्यालय की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछे कि यूएनईपी का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1865 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि यूएनईपी के रिपोर्ट को क्या कहते हैं, कौन सा रिपोर्ट सौंपता है, तो ये मानव विकास सूचकांक देता है, मानव विकास सूचकांक। और इसके 3 आधार कौन से हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। 3 आधार कौन से हैं? मानव विकास सूचकांक 3 आधार पे जारी किया जाता है, और इसका आप लोग बता दीजिए कि इसका कौन कौन सा तीनों आधार है। आगे के प्रश्न में हम बताएंगे आप लोग को। अगर यूएनईपी की बात करें तो ये देखिए मिलता जुलता नाम है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो नैरोबी में है। कहाँ पे? नैरोबी। और नैरोबी की कहाँ पे पड़ता है? केन्या में पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में यूएनईपी की स्थापना हुई थी। कब? 1972 में। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि यूएनडीपी की मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ये अमेरिका में पड़ता है, यूएसए न्यूयॉर्क में पड़ता है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? यूएनईपी की स्थापना 1965 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि यूएनईपी के रिपोर्ट को क्या कहते हैं, तो इसके रिपोर्ट को मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है वो आपके कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। और यूएनईपी के बारे में बात करें, ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नैरोबी केन्या में, और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य क्या है? अगर सर्वाधिक साक्षरता पूछे या सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछे, तो दोनों के मामले में आपका है केरल। कौन सा राज्य है? केरल है। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे, अगर आपसे पूछे कि भारत का यहाँ पे सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछ रहा है ना, अगर आपसे पूछे कि कम महिला साक्षरता कहाँ पे है, कम महिला साक्षरता भारत में सबसे किस राज्य में है? ये देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो कम महिला साक्षरता की बात करें किस राज्य में? साक्षरता की मतलब है कि कितने पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो कम महिला साक्षरता की बात करें तो वो आपका बिहार राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार राज्य हो जाएगा। तो इतनी दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य का है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, नोट करेंगे आप लोग। या फिर भारत का अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम सर्वाधिक साक्षरता ये केरल का है। कहाँ पे? केरल का। और न्यूनतम साक्षरता आपका बिहार राज्य में ही है। कहाँ पे? बिहार में सबसे कम साक्षरता है। ठीक। और बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि केरल के बारे में कुछ प्रश्न, जैसे इसे क्या बोलते हैं केरल के बारे में? इसे मसालों का बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा। किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं मसालों का बगीचा, या फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कहाँ पे? साइलेंट वैली इसे बोलते हैं। ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए भारत का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है भारत का सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला राज्य। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम महिला साक्षरता भारत के किस राज्य में है, बिहार में। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे? केरल में। और न्यूनतम साक्षरता की बात करें ये बिहार में है। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं, या फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे? केरल में स्थित है। ठीक। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का जो गठन है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर संविधान सभा का जो गठन है वो 6 दिसंबर 1946 को होता। कब होता? 6 दिसंबर 1946 को। अगर पूछ ले संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी,
तब ये हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें खास बात क्या थी कि पहली बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब क्या है कि थोड़े समय के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे, और ये बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक और अंतिम बैठक भी पूछी जाती है, ये भी देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी आपके इसके 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा की दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछी जाती है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो हुई थी आपके 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, अंतिम वाली जो बैठक हुई थी, वो हुई थी आपके 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछे संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की गठन हुई थी। और पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की गठन हुई थी। और पहली बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और दूसरी वाली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बोनालू उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो देखिए बोनालू उत्सव की बात करें, ये तेलंगाना में बनाया जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू उत्सव। ठीक, ये बातें आप लोग याद रखेंगे। अब तेलंगाना की अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। क्या होता है? तेलुगु भाषियों की भूमि, ये तेलंगाना का अर्थ होता है। क्या होता है? तेलुगु भाषियों की भूमि होता है, तेलंगाना का अर्थ है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो राजधानी भी आप लोग बताएंगे कि 2 जून राजधानी इसकी है हैदराबाद। हैदराबाद है। अगर आपसे पूछ ले कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तब बताएंगे आप लोग 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। और ये आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया था। और ये एक जियोग्राफी का प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि हुसैन सागर झील कहाँ पे स्थित है, हुसैन सागर झील कहाँ पे स्थित है, तो ये झील तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे? तेलंगाना में स्थित है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे बोनालू उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में। अब तेलंगाना का अर्थ क्या होता है? तेलुगु भाषियों की भूमि तेलंगाना का अर्थ होता है। अगर आपसे पूछे कि तेलंगाना में राजधानी, तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है इसकी राजधानी। गठन तेलंगाना का कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। इसके अलावा हुसैन सागर झील कहाँ पे स्थित है, तो हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर क्लास हमारा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके आप बताते हैं कि ये क्लास आपको कैसा लगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन से? तो वर्तमान राज्यपाल की बात कर रहा है आंध्र प्रदेश के, तो अब्दुल नजीर हैं। कौन है? अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है। अगर आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी हैं। कौन है? जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी। अब आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले आंध्र प्रदेश के बारे में कि पालकोंडा की पहाड़ियां कहां पे स्थित है, पालकोंडा की पहाड़ियां कहां पे स्थित है, तो भी आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बता दीजिए क्या है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछ ले कहां पे है,
तो क्या है शास्त्रीय नृत्य? तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ चीजें, जैसे नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे स्थित है? नागार्जुन सागर बांध है, तो नागार्जुन सागर बांध भी आप लोग ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये नागार्जुन सागर बांध ये पूछा गया है कि किस नदी पे बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे बनाया गया। तो ये पूरी बातें आप लोग आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे, जो हमने बताया सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसके वर्तमान राज्यपाल है अब्दुल नजीर। कौन है वर्तमान राज्यपाल? अब्दुल नजीर। अगर आपसे पूछे कि पालकोंडा की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है और मुख्यमंत्री की बात कर लें तो जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है। कौन है? जगनमोहन रेड्डी बहुत साल से हैं और बहुत फेमस मुख्यमंत्री हैं। पालकोंडा की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ पे है? कुचिपुड़ी है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य। और आंध्र प्रदेश में बात करें तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे बनाया गया है। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? तो वेनेजुएला की मुद्रा के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, बोलीवर है। क्या है? बोलीवर वेनेजुएला की मुद्रा है। और अगर आपसे पूछे कि वेनेजुएला ये स्थित कहाँ पे है, तो ये कहाँ, किस महाद्वीप का देश है? तो वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। कहाँ का? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे कि हाँ वेनेजुएला की राजधानी बताइए, कैपिटल का है वेनेजुएला का, तो राजधानी की बात करें वेनेजुएला की तो कराकस है। क्या है यहाँ की राजधानी? वेनेजुएला की कराकस। तो इतनी बातें वेनेजुएला से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ कंट्री और उसकी मुद्रा के बारे में ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे अगर आपसे पूछे कि अर्जेंटीना की राजधानी बता दीजिए, तो अर्जेंटीना भी आपके दक्षिण अमेरिका का कंट्री है। और इसकी राजधानी अगर क्या बोलते हैं, मुद्रा अगर आपसे पूछे, यहाँ पे मुद्रा लिखिए, मुद्रा, इसकी मुद्रा पूछे तो पीसो है यहाँ की मुद्रा। क्या है? पीसो यहाँ की मुद्रा है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ब्राजील की मुद्रा क्या है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, अगर मुद्रा पूछे ले तो यहाँ का मुद्रा है क्या? रियाल। क्या है? यहाँ का मुद्रा रियाल। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे यूरोपियन संघ के का नाम आप लोग सुने होंगे, यूरोपियन संघ में कई सारे कंट्री हैं, लेकिन यहाँ की मुद्रा जो यूरोपियन संघ है, संघ, यहाँ पे मुद्रा यूरो है। लगभग 20 देशों की, सभी देशों की नहीं, 20 देशों की मुद्रा यूरो है। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। देखिए वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? बोलीवर है। वेनेजुएला की मुद्रा स्थित कहाँ पे? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है वेनेजुएला की राजधानी। और वहीं अगर आपसे पूछ ले कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, पीसो है। ब्राजील की राजधानी क्या है? तो रियाल है। ठीक, अर्जेंटीना की मुद्रा पीसो है, ब्राजील की मुद्रा जो है रियाल है। यूरोपियन संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है। 20 देशों की लगभग मुद्रा यूरो है। बाल्टिक राज्य में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो यहाँ पे बाल्टिक कंट्री के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें तीन देश शामिल हैं। तो देख लिए कौन कौन से देश शामिल हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, 3 कंट्री शामिल हैं। जो बाल्टिक जो सागर है उसके जो उसके क्षेत्र में स्थित जो देश हैं उनको कहते हैं बाल्टिक राज्य। और ये 3 हैं, कौन से हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक, तो ये तीनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक नहर की बात करें, कील नहर। ये क्या काम करता है? कील नहर यहीं पे है। ये क्या काम करता है? ये काम करता है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने का। बाल्टिक सागर को किससे जोड़ता है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जैसे इसी तरह से हॉर्न ऑफ अफ्रीका है आपका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगर आपसे पूछे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्री शामिल है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो इसमें 4 देश शामिल है। कौन कौन से देख लेते हैं। तो इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती।
तो इसमें कितने कंट्री शामिल हैं? 4। तो इसी तरह से जैसे बाल्टिक राज्य पूछ ले तो आप लोग बताएंगे 3 कंट्री कौन कौन से? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और कील नहर का क्या काम करती है? ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है। जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछ ले तो इसमें 4 कंट्री शामिल है। इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती, इसमें 4 कंट्री शामिल हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? तो मस्तिष्क के सेरिब्रम जो है अग्र भाग में पाए जाते हैं। किस भाग में? अग्र भाग में पाए जाते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अग्र भाग में ये पाए जाते हैं, सेरेब्रम की बात करें, ठीक। और जिसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं, ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे प्रमस्तिष्क बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में सेरिब्रम है, हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। अग्रभाग में पाया जाता है और ये जो है प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। ये मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है, ये बुद्धि का केंद्र होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बुद्धि का केंद्र क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है, ठीक। बुद्धि का केंद्र होता है, ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं और कुछ चीजों के बारे में देखिए। जैसे तंत्रिका तंत्र की बात करें, तंत्रिका तंत्र, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक तो आपका हो गया आपका मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका हो गया मस्तिष्क और दूसरा क्या हो गया? दूसरा आपका हो गया मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो, ठीक। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क, ये 2 पार्ट हैं, ठीक। जैसे अगर मस्तिष्क की बात कर लें, मस्तिष्क की बात कर लें तो अगर आपसे पूछे कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो इसका वजन होता है 1400 ग्राम, ठीक। अगर स्त्रियों की बात करें तो 1350 ग्राम, लगभग 1400 ग्राम वो भी होता है। अगर ईईजी टेस्ट की बात करें कि ये किससे संबंधित है, ईईजी टेस्ट, तो वो मस्तिष्क से संबंधित है। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ईईजी टेस्ट का संबंध किससे है, तो ईईजी टेस्ट पूछे तो मस्तिष्क से संबंधित है। देखिए, सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं, तो ये अग्रभाग में पाया जाता है और ये जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं और ये बुद्धि का केंद्र होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। तंत्रिका तंत्र की बात करें, इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया मस्तिष्क में और एक तंत्रिका तंत्र की बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। एक तो हो गया मस्तिष्क हो गया, अगर दूसरा हो गया मेरुरज्जु। अगर केवल तंत्रिका तंत्र पूछे तो वो भी 2 भागों में बांटा गया है। केवल तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। लेकिन यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में आप लोग याद रखेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका मस्तिष्क और एक होता है मेरुरज्जु। और फिर बात कर लेते हैं मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1400 ग्राम एग्जाम में पूछा गया है। और ईईजी टेस्ट का संबंध किससे होता है, तो मस्तिष्क से होता है। किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है, तो बजट का उल्लेख किसी अनुच्छेद में नहीं है, तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपके अनुच्छेद नंबर 112 में। और जबकि बजट शब्द कहीं पूरे संविधान में नहीं लिखा गया, बजट लिख करके, ठीक। तो बजट आखिर है क्या, ये देख लेते हैं। बजट किस भाषा का शब्द है, तो ये केवल आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है कि बजट किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? बजट जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और आगे बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे ले कि अविभाजित भारत का पहला बजट किसने पेश किया, या फिर अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था,
तो ये दोनों आप लोग ध्यान देंगे किसने पेश किया था, षणमुखम शेट्टी ने। किसने, षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है, तो अनुच्छेद नंबर 112 में बजट शब्द का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बजट की बात करें तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और अविभाजित भारत या फिर स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। ये उस समय वित्त मंत्री थे और वर्तमान समय वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। बात कर लेते हैं छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए राज्य के त्योहारों से संबंधित, राज्य के लोक नृत्य से संबंधित, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य के संसद से किस मतलब हाई कोर्ट किस राज्य का कहाँ पे है, ये सभी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जैसे छऊ लोक नृत्य पूछ ले तो ये झारखंड का है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। छऊ नृत्य कहाँ का है, झारखंड का है। जबकि और कुछ लोक नृत्यों के बारे में देख लेते हैं। जैसे तरंग मेला की बात करें, तरंग मेला लोक नृत्य कहाँ का है, तरंग मेला लोक नृत्य की बात करें, ये गोवा का है। कहाँ का, गोवा का है। अगर आपसे पूछे कि बोट्टा लोक नृत्य या फिर आपका क्या हो गया, बोम्बालू लोक नृत्य, ये दोनों कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। देखिए लोक नृत्य वगैरह थोड़ा आप लोग डिटेल में पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में पूछता है। जो आप लोग नहीं कभी सुने होंगे लोक नृत्य वही पूछेगा। और बिहू बगुरबा की बात करें, ये लोक नृत्य, बिहू से आप लोग गेस लगा पा रहे होंगे कि ये असम का है। बिहू और बगुरबा की बात करें तो ये दोनों लोक नृत्य कहाँ का है, ये असम का लोक नृत्य है। कहाँ का, असम का लोक है। अगर आपसे पूछे कि पंडवानी लोक नृत्य कहाँ का है, जिसकी फेमस कलाकार है तीजन बाई, तो वो कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। ठीक, तो ये सारे लोक नृत्यों के बारे में आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए छऊ लोक नृत्य किस राज्य का है, तो झारखंड का। अब हम लोग कुछ लोक नृत्यों के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। जैसे तरंग मेला लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये गोवा का है तरंग मेला। अगर आपसे पूछे कि बोट्टा और बोम्बालू, ये आंध्र प्रदेश का है। बिहू और बगुरबा, ये दोनों असम के लोक नृत्य हैं। और बात करें पंडवानी और छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य, जिसकी फेमस कलाकार तीजन बाई हैं। ठीक, आगे है कि त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था, ये त्रिपुरी जो यहां पे नोट कर लेते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये हुआ था 1939 में। और त्रिपुरी कहाँ पे पड़ता है, ये मध्य प्रदेश का एक जगह है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब ये त्रिपुरी अधिवेशन किन किन लोगों के बीच में हुआ था, तो त्रिपुरी अधिवेशन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। त्रिपुरी अधिवेशन पट्टाभी सीता, इसमें उम्मीदवार कौन थे ये देख लीजिए। पट्टाभी सीता रमैया इसमें क्या थे, उम्मीदवार थे। और इनके साथ थे आपके सुभाष चंद्र बोस। जबकि गांधी जी किनके सपोर्ट में थे, पट्टाभी सीता रमैया के सपोर्ट में। सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी पट्टाभी सीता रमैया के सपोर्ट में थे। लेकिन पट्टाभी सीता रमैया, गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीता रमैया जी क्या बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने त्रिपुरी अधिवेशन के। और ये क्या होते हैं, इस चुनाव हार जाते हैं। पट्टाभी सीता रमैया चुनाव हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं, जिसके कारण गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगता है और आपसी मतभेद हो जाता है। और यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो उसको बोला जाता है, उस घटना को बोला जाता है, ये जो विवाद हुआ था इस घटना को बोला जाता है त्रिपुरी संकट। और ये 1939 में हुआ था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिर जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं तो यहाँ पे अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे अध्यक्ष पद पे किसे बैठाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये था आपका त्रिपुरी संकट। ठीक, दो उम्मीदवार थे, पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस। आपसी मतभेद के कारण जबकि जीतते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस। और आपसी मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया जाता है। ठीक, उसके बाद त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं? तो ये पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस किस अधिवेशन के बाद या फिर कहाँ किस अधिवेशन से त्यागपत्र दे करके सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो ये 1939 में करते हैं, तो और वो त्रिपुरी संकट के बाद। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हमने बताया त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 में मध्य प्रदेश में स्थित था त्रिपुरी, और पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस इसमें 2 उम्मीदवार थे। जबकि चुनाव जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी को अच्छा नहीं लगता है और ये आपसी मतभेद के कारण फिर वो इस्तीफा दे देते हैं। वहाँ के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये था आपका त्रिपुरी अधिवेशन। अगला है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966-67 से 1966-67 से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। हरित क्रांति के जनक कौन है? अगर आपसे पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है विश्व में हरित क्रांति के जनक। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है विश्व में हरित क्रांति के जनक। अगर आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति भारत के किस राज्य से आरंभ हुआ था, तो वो आप लोग बताएंगे कि पंजाब से शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति का भारत में सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? सर्वाधिक प्रभाव हरित क्रांति का किस फसल पे पड़ा था? तो ये सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पे पड़ा था, और सेकंड नंबर पे पड़ा था आपका क्या बोलते हैं, गेहूं, धान पे पड़ा था या फिर चावल कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपका गन्ना पे पड़ा था, और प्रभाव नहीं देखने को मिला था बिल्कुल भी, तो वो आपका दाल था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यूपी में मिड डे मील योजना आरंभ कब हुआ था, तो यूपी में मिड डे मील योजना 1995 में आया था, 1995 में। अब यहाँ पे इसका रिवीजन तो हमने किया ही नहीं, चलिए कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे सर्वाधिक प्रभाव हरित क्रांति की गेहूं की फसल पे देखने के लिए मिली थी, और दूसरे नंबर पे आपका धान का फसल था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में पूछे, तो नॉर्मन बोरलॉग है। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। आरंभ कहाँ पे हुआ था हरित क्रांति? तो पंजाब से शुरू हुआ था। और मिड डे मील योजना 1995 से शुरू हुआ था भारत में। अगर आपसे पूछे कि मिड डे मील योजना का जो है लक्ष्य क्या था, तो एक तो ये लक्ष्य था कि भारत में कुपोषण कम करना, भारत में जो है जो बच्चों में कुपोषण कम करना, इसका लक्ष्य था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बच्चों में कुपोषण कम करना, और बच्चों की जो उपस्थिति को बढ़ाना। विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते थे, तो कुछ बच्चे भोजन खाने के लिए भी उससे प्रभावित होकर भी बच्चे विद्यालय में जाते थे। तो ये हो जाएगा उपस्थिति, बच्चों में विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, तो ये भी इसका कारण था। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर कुछ योजनाओं के बारे में बात करें, अगर आपसे पूछे कि भारत में शिक्षा मित्र योजना कब आया था, तो भारत में शिक्षा मित्र योजना की बात करें तो ये 2001 में आया था। अगर आपसे पूछ ले वहीं पे कि भारत में हर घर जल योजना कब आया था, हर घर जल योजना कब आया था, तो हर घर जल योजना भारत में ये कब की घटना है? ये 2019 में आया था। कब? 2019 में। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि मिड डे मील योजना कब आया था, तो 1995 में आया था मिड डे मील योजना। अगर आपसे पूछे कि इसका लक्ष्य क्या है, तो बच्चों में कुपोषण को कम करना इसका लक्ष्य है, और उपस्थिति बच्चों में विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। अगर आपसे पूछे कि शिक्षा मित्र योजना कब आया था, तो 2001 में, और इसका हर घर जल योजना कब आया था, तो 2019 में आया था। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ओबरा ताप विद्युत गृह सोनभद्र को कोयला प्राप्त होता है। तो ये देखिए यूपी स्पेशल से प्रश्न हो सकता है इंपॉर्टेंट। तो इसको कोयला कहां से प्राप्त होता है? सिंगरौली से प्राप्त होता है, सिंगरौली से प्राप्त होता है।
जो आपको अबोर ताप विद्युत गृह है, इसको कोयला सिंगरौली से प्राप्त होता है। अब यहां से कुछ संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि भारत में प्राथमिकता किस ऊर्जा को दी जाती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत में जो है प्राथमिकता किस ऊर्जा को मिलती है। तो भारत में प्राथमिकता हम लोग किस ऊर्जा को देते हैं? अब दिया जा रहा है सौर ऊर्जा को। किस ऊर्जा को प्राथमिकता दी जा रही है? सौर ऊर्जा को दिया जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि भारत में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, अगर आपसे पूछे कि भारत में, यहां पे नोट कर लेंगे, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक के बारे में बात करें तो ये जारी करता है आपका यूएनडीपी। कौन? यूएनडीपी जारी करता है। डीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये जारी करता है मानव विकास सूचकांक। अगर आपसे पूछे कि मानव विकास सूचकांक जारी करने की शुरुआत कब हुई थी, तो मानव विकास सूचकांक कब से जारी किया जाता है, तो वो ये 1990 से जारी किया जाता है। कब से? 1990 से जारी किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक के हमने बताया थे कितने आधार हैं? 3 आधार हैं। कौन है 3 आधार? एक तो हो गया आपका जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, और एक आपका हो गया साक्षरता दर, साक्षरता दर, और आपका हो गया एक प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो इसके 3 आधार हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है, और 1990 से मानव विकास सूचकांक जारी करने की शुरुआत हुई थी। इसके 3 आधार हैं, एक आपका जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय। तो ये तीनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले अम्ल क्या काम करते हैं कि नीले लिटमस को क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर आपसे पूछे कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो स्वाद में ये खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं क्षार के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं, क्षार के बारे में, तो क्षार क्या पदार्थ क्या काम करते हैं, तो वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। इनका ये गुण होता है। और क्षार की बात करें, अगर आपसे पूछे कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देते हैं, ये भी इसको भी लाल कर देते हैं। अगर आपसे पूछे क्षार क्या काम करते हैं, तो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, तो कड़वा होता है क्षार। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 7 से पीएच मान 7 से ज्यादा रहेगा तो वो क्षारीय कहलाएगा, और पीएच मान 7 से कम रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका अम्ल है। ठीक, अकबर ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी, तो अकबर ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा 1562 में की थी। अगर आपसे पूछे कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। और कुछ बातें कर लेते हैं। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जहांगीर का जो सबसे बड़ा वाला, अकबर का जो बड़ा वाला सबसे लड़का था जिसका नाम जहांगीर था, जहांगीर का नाम ये इनके ही नाम पे रखे थे। जहांगीर का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखे थे। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखे थे।
और जहांगीर का क्या नाम था, सलीम, तो इनके ही नाम पे रखे थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, अकबर ने जहांगीर के नाम पे ही रखे थे। ठीक, तो यहाँ से इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अकबर ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी, तो 1562 में इनकी दरगाह की यात्रा की थी। अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहाँ पे है, मतलब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो अजमेर में स्थित है। जहांगीर का क्या नाम था, तो जहांगीर का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर ने रखा था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। कौन है, यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। और अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। ठीक, अगर आपसे पूछे ले वहीं पे कुछ और भी लेखकों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि सांख्य दर्शन के लेखक कौन है, सांख्य दर्शन के लेखक कौन है, तो इसके सांख्य दर्शन के जो जनक है कपिल है। कौन है, सांख्य दर्शन के जनक कौन कहे जाते हैं, तो कपिल कहे जाते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसके बारे में हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। चाणक्य हैं इसके लेखक, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त भी इनका एक नाम मिलता है, तो ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है। और ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो इसके अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन है, सामा शास्त्री। कौन है, सामा शास्त्री। ठीक, तो ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, पाणिनि है। और अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। और सांख्य दर्शन के जनक कौन है, कपिल हैं। और बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसके चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त इसके लेखक हैं। और अंग्रेजी में अर्थशास्त्र का अनुवाद सामा शास्त्री जी ने किया था। अगला प्रश्न की कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो देखिए जो कवि कालिदास थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। किसके राजकवि थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। किसके राजकवि थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। अगर आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त अब ये मौर्य वंश के शासक थे, और मौर्य वंश के बारे में हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे मौर्य वंश के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसकी संस्थापक कौन थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक हैं। अब समुद्रगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में यहां से क्या पूछा जाता है, तो इनको भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का नेपोलियन कहते हैं। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपसे पूछे कि इनको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने, विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने, विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति लेख किसकी है, यहां पर लिख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति लेख ये किसकी है, हरिसेन की है। इसको किसने लिखा था, हरिसेन ने। तो ये सारी बातें चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं, मौर्य वंश से आप लोग याद रखेंगे। कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। और मौर्य वंश की बात करें, संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हैं। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, किसने कहा था इनको भारत का नेपोलियन, तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा था, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति लेख किसकी है, तो हरिसेन की है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। तो जय हिंद, आज का ये क्लास था जिसे हमने पूरा कराया। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रश्न में, वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।